हेलो स्टूडेंट्स, आज एक बहुत इम्पोर्टेंट क्लास है, वो है डार्विनिज्म। ठीक है, आज हमारा टॉपिक जो है वो है डार्विनिज्म, यानी डार्विन और उसकी थ्योरी। डार्विन और डार्विन की थ्योरी, ये है डार्विन। देख लो, तो डार्विन की थ्योरी क्या थी हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है, सबसे पहले तो ये सवाल आता है, हु वाज डार्विन? डार्विन था कौन? क्यों पढ़े हम लोग डार्विन के बारे में, क्यों जाने? पहले तो ये समझेंगे कि डार्विन था कौन। देखो, डार्विन का पूरा नाम था चार्ल्स रॉबर्ट डार्विन। चार्ल्स रॉबर्ट डार्विन। और डार्विन की पैदाइश हुई थी 12 फरवरी 1809। ठीक है, याद है तुम लोग को, ये वही साल है 1809 ईस्वी, जिस साल लेमार्क ने अपनी किताब फिलोसोफी जूलॉजी पब्लिश की थी। अपनी किताब शाये की थी 1809 में लेमार्क ने, और उसी साल डार्विन पैदा हुआ। ओके, तो 12 फरवरी 1809 को वो जगह कौन सी थी? श्रूसबरी, इंग्लैंड। इंग्लैंड में एक शहर था, एक जगह थी श्रूसबरी, वहाँ ये पैदा हुआ था इनटू ए वेल्दी एंड प्रोमिनेंट फैमिली। एक बहुत अमीर और बहुत मशहूर जो ख़ानदान था, उसमें ये पैदा हुआ। और उसके ख़ानदान में सारे के सारे बहुत सारे लोग साइंसदां थे, बड़े बड़े आलिम गुजरे थे। कोई मामूली ख़ानदान का लड़का नहीं था। ठीक है, उसका बाप भी बहुत मशहूर आदमी था। ठीक है, दादा भी। तो ख़ानदानी ये पढ़े लिखे लोग थे। उस ख़ानदान में ये 12 फरवरी 1809 को पैदा हुआ। डार्विन ने यूनिवर्सिटी ऑफ एडिनबर्ग में मेडिसिन की स्टडी के लिए गया। ठीक है, डॉक्टरी, मेडिसिन, दवाओं के बारे में। उस वक्त जो आज की तरह MBBS थोड़ी होती थी, उस ज़माने में जो मेडिसिन पढ़ाई जाती थी, तो उसमें उसने दाखिला लिया। लेकिन बहुत जल्द वो उकता गया, डॉक्टरी की पढ़ाई से उकता गया, उसे अच्छा नहीं लगा। और फिर वो उसने कॉलेज चेंज कर लिया। वो क्राइस्ट कॉलेज कैम्ब्रिज में चला गया और वहाँ नेचुरल हिस्ट्री एंड जियोलॉजी पढ़ना शुरू कर दिया। नेचुरल हिस्ट्री एंड जियोलॉजी। ठीक, उसके बाद इसकी ज़िंदगी में एक बहुत अहम मोड़ आया। डार्विन की लाइफ में एक बहुत बड़ी चेंज आई, बहुत बड़ा मोड़ आया। वो क्या था? ये एक जहाज़ देख रहे हो, इस जहाज़ का नाम था HMS बीगल। ठीक है, इसका नाम था HMS बीगल। ये एक जहाज़ था। ये पुराने ज़माने के, देखो, जहाज़ ऐसे ही हुआ करते थे, बादमान वाले। इस जहाज़ का जो कैप्टन था वो इसका दोस्त था। उसने इसे दावत दी। कब? ये 1831 का क्या वाक़या है कि 1831 में उसने दावत दी कि मेरे साथ चलो, हम लोग वर्ल्ड टूर पर निकलते हैं, दुनिया के सैर पर निकलते हैं। कुछ और भी काम थे उन लोगों को। तो डार्विन भी, चूँकि इसको इंटरेस्ट था इन सब चीज़ों में, तो वो जहाज़ पर सवार हो गया। और वो जहाज़ लगातार 5 साल तक सफ़र में रहा। 5 साल वो इस जहाज़ में रहा, 5 साल वो चलता रहा। ठीक है, और बहुत लंबा सफ़र किया, तकरीबन अच्छा खासा उसने दुनिया के चक्कर लगा लिया। और उसने ख़ास तौर पर इस गैलापागोस आइलैंड्स में अच्छा खासा वक्त गुजारा। ठीक है, अच्छा, ये देखो, ये डार्विन का जो उसके सफ़र का जो रास्ता है, डार्विन ने तकरीबन दुनिया का एक चक्कर लगाया था। 5 साल लगे थे उसको उस जहाज़ में। 5 साल में वो दुनिया घूम गया था ऐसे। तो उसका सफ़र शुरू हुआ था कहाँ से? देखो, ये है इंग्लैंड, और इंग्लैंड का ये बंदरगाह वो है, इसका नाम है प्लाईमाउथ। ये, ठीक है, ये जो है बंदरगाह
इसका नाम है प्लाईमाउथ। दिसंबर 1831 को उसका सफ़र शुरू हुआ और यहाँ से ये इस तरह से आया और ये मुख्तलिफ़ जगह रुकता हुआ, ठीक है। ये अफ्रीका के कुछ साहिलों पर रुका, देखो ये मैंड्रिया आइलैंड पर रुका, कैनरी आइलैंड पर रुका, इस तरह मुख्तलिफ़ साहिलों से गुजरता हुआ आया साउथ अमेरिका। ये साउथ अमेरिका है, ये नॉर्थ अमेरिका है वो। तो ये साउथ अमेरिका के मुख्तलिफ़ बंदरगाहों से होता हुआ देखो पूरा एक चक्कर उसने साउथ अमेरिका का लगा लिया और यहाँ से ये जगह बहुत इम्पोर्टेंट है। इस जगह का नाम है इसका गैलापागोस आइलैंड्स। इस गैलापागोस आइलैंड में उसने बहुत टाइम गुजारा और वहाँ पर उसने बहुत सारे तजर्बात किए, बहुत सारे जानवरों और पौधों पर उसने के सैंपल्स उसने लिए और फिर उसके बाद उसका जहाज़ वहाँ से चला और इस तरह से होता हुआ ये पैसिफिक ओशन को पार करता हुआ, देखो यहाँ से कहाँ चला गया, यहाँ, यानी कि दुनिया ऐसे गोल है ना, तो नक्शा तो हम फ्लैट बना रहे हैं लेकिन दुनिया तो ऐसे गोल है। तो यहाँ से इधर गया, मैंने यहाँ निकला तो यहाँ आया और ऐसे होते हुए आया, ये है ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया के नीचे से होता हुआ मुख्तलिफ़ बंदरगाहों पर रुकता हुआ और ऐसे होते हुए ये मॉरिशस वगैरह होते हुए अफ्रीका के नीचे से गुजरा और यहाँ से फिर ऐसे करके ये वापस इंग्लैंड पहुँचा। इंग्लैंड का फॉलमाउथ बंदरगाह पर कब पहुँचा था? अक्टूबर 1836 को। यानी लगभग 5 साल इसको लगे इस पूरे एक चक्कर में, ठीक है। इस पूरे एक चक्कर में इसको पूरे दुनिया का एक चक्कर लगा लिया था ऐसे इसने और इसमें इसको 5 साल लगे। अच्छा, अब देखो घर जब पहुंचा ये तो अपने साथ बेशुमार वो सैंपल्स लेकर आया। देखो आज के ज़माने की तरह मोबाइल्स उसके पास नहीं थे, कैमराज नहीं थे जो हर चीज़ की तस्वीरें खींच लेता, वो तो था नहीं उसके पास, ठीक है। तो उसने सैंपल्स ही कलेक्ट किए, सारे के सारे सैंपल्स कलेक्ट किए। देखो बहुत सारे परिंदों के वो उसने सैंपल तैयार किए, उनके जिस्म को महफूज करके अपने साथ ले आया। बहुत सारे जानवरों को उसने अपने साथ लिया, ठीक है, मुख्तलिफ मछलियाँ, मुख्तलिफ जानवर। तो इस तरह से बेशुमार सैंपल्स को ले करके वो अपने घर लौटा और फिर वो अपने घर आकर उसने एक किताब लिखनी शुरू की। उन सारे सैंपल्स को जिनको लेकर आया था उनका स्टडी करके उसने एक किताब लिखनी शुरू की और उस किताब का नाम है द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज। ये नाम बहुत इम्पोर्टेंट है, ठीक है, ये नाम बहुत इम्पोर्टेंट है, इसको याद रखोगे। डार्विन की किताब का नाम द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज बाय मीन्स ऑफ नेचुरल सिलेक्शन, पूरा नाम इतना तक है, ठीक है। ओरिजिन ऑफ स्पीसीज बाय मीन्स ऑफ नेचुरल सिलेक्शन किताब किसकी लिखी हुई है? चार्ल्स डार्विन। चार्ल्स डार्विन ने ये किताब लिखी और इस किताब लिखने का डेट देखो क्या है, 1859, 1859 में इसने ये किताब लिखी। इस किताब में डार्विन ने एक थ्योरी पेश की। दुनिया जिस तरह लमार्क ने एक थ्योरी पेश की थी उसी तरह डार्विन ने एक थ्योरी पेश की थी कि जानवर या जानदार कोई भी अपने माहौल में किस तरह वो ज़िंदा रहते हैं और किस तरह अपने आप को उसके मुताबिक ढालते हैं, उसके लिए उनके अंदर क्या क्या तब्दीलियाँ आती हैं। अगर वो तब्दीलियाँ नहीं लाएंगे अपने अंदर तो वो ख़त्म हो जाएंगे, मिट जाएंगे, फना हो जाएंगे, एक्सटिंक्ट हो जाएंगे। तो इस अपनी थ्योरी को उसने, मैंने डार्विन की जो थ्योरी थी आज हम उसको डार्विनिज्म कहते हैं। जिस तरह लेमार्क की थ्योरी को लेमार्किज्म कहते हैं, मेंडल की थ्योरी को मेंडलिज्म कहते हैं, उसी तरह डार्विन की थ्योरी को डार्विनिज्म कहते हैं और इसे थ्योरी ऑफ नेचुरल सिलेक्शन भी कहा जाता है। अब यह है क्या? अब हम लोग असल टॉपिक पर आते हैं कि डार्विनिज्म क्या है, द थ्योरी ऑफ नेचुरल सिलेक्शन क्या है, ठीक है। देखो
जिस तरह हम लोगों ने देखा था कि लमार्क की थ्योरी को 3 हिस्सों में डिवाइड किया गया है, उसी तरह डार्विन की थ्योरी को यानी डार्विनिज्म को 5 हिस्सों में डिवाइड किया गया है। उसकी थ्योरी के 5 हिस्से हैं। पहला है प्रोडेबिलिटी ऑफ प्रोडक्शन, दूसरा है स्ट्रगल फॉर एग्जिस्टेंस, तीसरा है वेरिएशंस, चौथा है नेचुरल सिलेक्शन और पांचवा है हेरिडिटी एंड ऑरिजिन ऑफ न्यू स्पीसीज। तो अब हम लोग एक एक करके देखते हैं। देखो, सबसे पहला है प्रोडेबिलिटी ऑफ प्रोडक्शन। ये क्या है? ये है कि हर लिविंग ऑर्गेनिज्म, हर लिविंग बीइंग के अंदर खूबी होती है कि वो ज़्यादा से ज़्यादा औलाद पैदा कर सके। ठीक है, बहुत ज़्यादा बच्चे पैदा करने की सलाहियत उसके अंदर होती है। अब इसके देखो कुछ एग्जाम्पल्स, ये बड़ी इंटरेस्टिंग एग्जाम्पल है। ये डार्विन ने जो एग्जाम्पल दी थी हाथी की, ठीक है, हाथी की एग्जाम्पल दी थी कि हाथी जो है, एलिफेंट जो है, ये जब 30 साल का हो जाता है तो वो जवान होता है। 30 साल का हो जाता है तब वो जवान होता है और उसके बाद हाथी बच्चे पैदा करना शुरू करता है। ठीक है, उसके बाद हाथी के बच्चे होते हैं 30 साल की उम्र के बाद। और हाथी की मैक्सिमम एज जो होती है वो 90 साल है। तो बीच में कितना हुआ? 60 साल। 30 साल से बच्चे पैदा करना शुरू करेगा और 90 साल में मर जाएगा वो। तो बीच में 60 साल उसकी जो एज है, जो प्रोडक्टिव एज जिसमें वो बच्चे पैदा कर सकता है, उस एज में भी हाथी क्या करता है कि मुश्किल से 5 या 6 बच्चे पैदा करता है। ओनली 5 या 6 बच्चे। बड़ी ज़बरदस्त फैमिली प्लानिंग हाथी की है। ओनली 5 या 6 बच्चे पैदा करता है। अब एवरेज क्या हो गया? 1 बेबी एवरी 12 ईयर्स। हर 12 साल में एक बच्चा, फिर 12 साल का हो जाएगा वो तो दूसरा बच्चा, हर 12 साल में एक बच्चा। तो 60 साल जो बच्चे पैदा करने की उम्र है उसकी, उसमें वो कितने बच्चे पैदा कर सकेगा? 5 या 6 मैक्सिमम। तो ये है यंग एलिफेंट 30 साल का, और ये है बूढ़ा हाथी जिसकी उम्र 90 साल है, और बीच में, इन दोनों के बीच में जो गैप है वो है 60 ईयर्स। और इस 60 ईयर्स में हाथी क्या करता है? बच्चे पैदा करता है। 12 साल बाद एक, फिर 12 साल बाद एक, फिर 12 साल बाद एक, फिर 12 साल बाद एक। ठीक है, तो इस तरह ज़्यादा से ज़्यादा 5-6 बच्चे पैदा करता है। ओके, तो ये है। अब तुमको लगेगा कि ये तो बहुत कम है, किसी की ज़िंदगी 90 साल की है और वो सिर्फ 6 बच्चे पैदा करता है, तो ये बहुत कम है। लेकिन ऐसा नहीं है। यहाँ पर तो अब देखो, एक बहुत इंटरेस्टिंग ये है कि डार्विन ने कैलकुलेशन किया कि एक जोड़े हाथी से, एक मेल एक फीमेल, एक जोड़े हाथी से 750 साल में उनकी जो नस्ल से औलाद जो उनकी पैदा होगी, फिर उनकी औलाद, फिर उनकी औलाद, 750 साल में कितने हाथी पैदा हो जाएंगे? 1,90,00,000 एक जोड़े हाथी से। अब ये एग्जाम्पल से तुमको ये बात समझ में आ जाएगी, अगर हम ये कहते हैं कि दुनिया एक इंसान से शुरू हुई थी, आदम एंड ईव से, आदम और हवा से दुनिया शुरू हुई थी, और आज जो अरबों की तादाद में इंसान है उन्हीं की औलाद हैं, तो ये एग्जाम्पल यहीं क्लियर हो जाएगा। हाथी की सिर्फ 750 बरस में ये होता है, करोड़ों की तादाद में हाथी पैदा होते हैं। ठीक है, अब तुम अगर यकीन नहीं हो तो तुम खुद कैलकुलेशन करके देखो कि एक हाथी से उसकी 5-6 औलाद होगी, फिर उन सब से उतनी औलादें होंगी, फिर उन सब से उतनी औलादें होंगी। इस तरह करते चले जाओगे तो देखोगे कि ये फिगर आ जाएगा। ठीक है, तो 19 मिलियन, 1,90,00,000
ये हाथी की एग्जाम्पल डार्विन ने दिया था। अनदर एग्जाम्पल, दूसरा एग्जाम्पल भी देखो कि ये है एक मछली, इस मछली का नाम है सैल्मन फिश, ठीक है। तो एक फीमेल सैल्मन फिश है जो वो एक बार में हर देखो मछली एक बार में बहुत सारे अंडे देती है, फिर अगला सीजन आएगा तो फिर अंडे देगी, ठीक है। तो एक बार जो उसका स्पॉनिंग सीजन होता है, उस सीजन में कितने अंडे देती हैं? 30 मिलियन, 30 मिलियन यानी 3 करोड़, एक बार में 3 करोड़ अंडे देती है, ठीक है। अच्छा ये देखो, ये कौन है? अच्छा ये कौन है? ये है एक सीप, फीमेल ऑयस्टर। ये एक बार में 12 मिलियन अंडे देता है, 12 मिलियन यानी 1 करोड़ 20 लाख अंडे एक बार में, एट ए टाइम। और ये कौन है? ये है एक मक्खी, वही मक्खी जो हम लोग के घरों में पाई जाती है, घरेलू मक्खी, हाउस फ्लाई। ये हाउस फ्लाई, एक फीमेल हाउस फ्लाई एक बार में इतने अंडे देती है, ये काउंट करो। मुश्किल है, मेरे लिए मुश्किल है, तुम्हारे लिए भी मुश्किल होगा, ठीक है। ये कायदा है, ये अगर यहाँ तक काउंट करोगे, देखो कितनी बड़ी तादाद है। ये 3 3 6 3 9 3 12 15 15 जीरो लगा हुआ है, 191 के आगे 15 जीरो लगा हुआ है, ठीक है। तो अपनी पूरी जिंदगी में ये अपनी पूरी जिंदगी में इतने अंडे देते हैं। अब देखो यहाँ पर ये है कि इफ ऑल द प्रोजेनी, अगर इनकी तमाम औलादें जिंदा रहीं इस दुनिया में, तो क्या होगा? ये दुनिया जो है बहुत जल्द उनके लिए छोटी पड़ जाएगी। जाहिर है, सारे के सारे बढ़ते जाएंगे, एक मक्खी से करोड़ों मक्खी हो गई, तो फिर उन करोड़ों से करोड़ बहुत इतनी ज़्यादा हो जाएंगी, तुम सोच सकते हो दुनिया उनके लिए छोटी पड़ जाएगी, फिर वो नहीं रह पाएंगे यहाँ पर। लेकिन ऐसा नहीं होता है, वो तादाद जो है उतनी नहीं बढ़ पाती है, क्योंकि बहुत सारी बातें, बहुत सारी उसमें ये आती हैं, रुकावटें आती हैं उनकी तादाद बढ़ने में। देखो हम यहाँ पर देखते हैं कि ये देखो, यहाँ शुरू होता है स्ट्रगल फॉर एग्जिस्टेंस, जिंदा रहने के लिए जद्दोजहद, मुकाबला, ये शुरू होता है। एग्जिस्टेंस यानी जिंदा रहना, एग्जिस्टेंस के लिए मुकाबला शुरू होता है, एग्जिस्टेंस के लिए जद्दोजहद शुरू होती है। देखो पहला है इंट्रा स्पेसिफिक स्ट्रगल, इंट्रा स्पेसिफिक, और दूसरा है इंटर। देखो यहाँ पर इंट्रा और इंटर, ठीक है। इंट्रा का मतलब होता है जो स्पीसीज है, किसी एक स्पीसीज के अंदर, एक ही स्पीसीज के जानदारों के अंदर आपस में मुकाबला, और दूसरा है इंटर स्पेसिफिक, यानी एक स्पीसीज का दूसरे स्पीसीज के जानदारों से मुकाबला, और तीसरा है इन्वायरमेंटल स्पेसिफिक, जो स्ट्रगल इन्वायरमेंट के साथ, माहौल के साथ लड़ाई। तो ये 3 लेवल है। देखो एक एक करके हम लोग देखते हैं। पहला है इंट्रा स्पेसिफिक स्ट्रगल। ये जो तस्वीरें देख रहे हो, यही बात तुमको बिल्कुल समझ में आ जाएगी। ये 2 हरन आपस में लड़ रहे हैं किसी भी बात के लिए, खुराक के लिए, किसी चीज़ के लिए। ये 2 परिंदे हैं, ये 2 ज़ेब्राज हैं, ये 2 शेर हैं, ठीक है। ये 2 परिंदे यहाँ पर हैं, ये 2 जो वाइट सफ़ेद भालू है। तो ये आपस में एक ही स्पीसीज के जानदार आपस में लड़ते हैं खुराक के लिए। तुम देखोगे कि कुछ खाने की चीज़ बहुत थोड़ी सी है और वहाँ कुत्ते मौजूद हैं, तो कुत्ते आपस में ही लड़ेंगे। जो ज़्यादा ताकतवर होगा वो खा लेगा, दूसरा वाला भूखे रह जाएगा। तो ये हर जगह होता है, हर जानदार में होता है कि उनकी जो किसी भी खुराक के लिए, रहने की जगह के लिए, किसी भी चीज़ के लिए आपस में कंपटीशन होता है। ये कंपटीशन क्या है? इंट्रा स्पेसिफिक है, यानी एक ही स्पीसीज के जानदारों के दरमियान। तो ये पहला, ये फर्स्ट लेवल ऑफ कंपटीशन है। दूसरा है इंटर स्पेसिफिक।
अब यहाँ भी देखो, तस्वीर देख के बात तुमको समझ में आ जाएगी कि ये इंटर स्पेसिफिक, अलग अलग स्पीसीज के जानदारों के दरमियान, मुख्तलिफ स्पीसीज के जानदारों के दरमियान। यहाँ देखो एक लायन है और एक टाइगर है, ये आपस में लड़ रहे हैं। नीचे वहाँ गज़ा मौजूद होगी, फूड शिकार मौजूद होगा, शिकार के लिए दोनों लड़ रहे हैं। यहाँ पर देखो एक कुछ जानवर हैं जो लाश वगैरह खाते हैं जानवरों की, तो यहाँ एक भेड़िया है और एक गिद्ध है। ये दोनों की खुराक एक ही है, दोनों आपस में उलझ रहे हैं, एक दूसरे के साथ मुकाबला कर रहे हैं। यहाँ पर देखो ये कौन है, ये एक कुत्ता है और ये एक बिल्ली है, ठीक है। यहाँ पर एक भालू है और एक शेर है। यहाँ एक उकाब है और एक कौवा है, ठीक है। और यहाँ पर देखो एक शेर है, चीता है, और ये बहुत सारे जो लोमड़ियाँ हैं बहुत सारी। तो ये हम लोग यहाँ पर क्या देख रहे हैं कि अलग अलग स्पीसीज के जानदार किसी चीज़ के लिए, खासतौर से खुराक होता है या रहने की जगह होती है, उसके लिए झगड़ा करते हैं, उसके लिए मुकाबला करते हैं। तो इसको हम लोग कहते हैं इंटर स्पेसिफिक स्ट्रगल। और तीसरा जो है वो है इन्वायरमेंटल स्ट्रगल। माहौल का जो है उसके साथ, माहौल की वजह से यहाँ पर देखो एक ये है, हमेशा होता रहता है, वह है सैलाब, फ्लड की वजह से जानदार परेशान होकर के भाग रहे हैं। यहाँ है बारिश, ठीक है। यहाँ जंगल की आग की वजह से जानदार मरते हैं। और यहाँ है सूखा, यानी ऐसा कि बहुत दिन तक बारिश ना हो तो जानवर मरने लगते हैं। तो जानवर मुख्तलिफ जो हालात हैं, ये इन्वायरमेंट, माहौल में होने वाली तब्दीलियाँ हैं और इनकी वजह से ये मरते हैं, ठीक है। तो ये हो गया, समझ में आ गई बात। 3 लेवल पर जानदारों में स्ट्रगल होता है, इंट्रा स्पेसिफिक, इंटर स्पेसिफिक और इन्वायरमेंटल। अब हम लोग तीसरे पहलू की तरफ आते हैं, ये है वेरिएशंस। वेरिएशंस कहने का मतलब होता है कि एक माँ बाप की सभी औलादें एक तरह की नहीं होती हैं। तुम देखोगे कि एक ही जानदार की जो औलादें हैं एक साथ पैदा हुई हैं, लेकिन उसमें कोई बहुत ताकतवर है, कोई बहुत कमज़ोर है, कोई बीमार रहता है। इंसानों में भी देखोगे एक माँ बाप की बहुत सारे औलादें हैं तो उनमें अलग अलग काबिलियत है, अलग अलग खूबियाँ हैं, ठीक है। यहाँ पर देख सकते हो कि ये जो मुख्तलिफ हैं इसको हम लोग कहते हैं वेरिएशंस। तो जानदारों में वेरिएशंस पाया जाता है, उनके अंदर एक ही माँ बाप की औलाद में बहुत सारी अलग अलग खूबियाँ पाई जाती हैं, इनको हम लोग कहते हैं वेरिएशंस, ठीक है। अब यहाँ पर ये देखो, ये एक ही माँ बाप की औलाद हैं लेकिन अलग अलग हैं, इनमें अलग अलग खूबियाँ पाई जाती हैं। इसमें कोई कमज़ोर होगा, कोई मजबूत होगा, कोई बहुत मजबूत होगा, ठीक है। तो ये अब इसमें कुछ वेरिएशंस ऐसी होती हैं जो जानदार के लिए हार्मफुल होती हैं, नुकसानदेह होती हैं, और कुछ वेरिएशंस ऐसी होती हैं जो जानदार के लिए बेनिफिशियल होती हैं, अच्छी होती हैं, ठीक है। अब जिस जानदार के अंदर हार्मफुल वेरिएशन है वो क्या हो जाता है, वो मर जाता है, ख़त्म हो जाता है। इसके देखो, एक हिरन के बहुत सारे बच्चे हैं। अब वो बच्चे जो हैं उनमें अलग अलग उनकी कैपेबिलिटीज़ हैं। उसमें से कोई एक है जो बहुत तेज़ दौड़ता है, बहुत तेज़ दौड़ने की सलाहियत है उसकी, और उसी में से कुछ ऐसे भी हैं जो कि दौड़ ही नहीं पाते हैं, जरा सा में हाफ जाते हैं, नहीं दौड़ पाते, कमज़ोर हैं, उनकी रफ्तार कम है। ये कुछ बहुत तेज़ दौड़ते हैं, कुछ रफ्तार कम है। अब होगा क्या,
वक्त के साथ साथ इनकी ज़िंदगी में रोज़ाना ये होता है कि ये जंगल में रहते हैं और ग़िज़ा के लिए या पानी के लिए जंगल में निकलते हैं, तो शेर, चीता, भेड़िया इस तरह के जानदार जो हैं इनका शिकार करते हैं, इन पर हमला करते हैं। अब जब ये जानवर उन पर हमला करते हैं तो क्या होगा, ये भागते हैं। अब वो जो बहुत तेज़ भागने वाले जो है वो क्या होते हैं, वो हमेशा उनसे बचकर भाग जाते हैं। उनकी रफ्तार बहुत ज़्यादा है, बहुत तेज़ भागते हैं, निकल जाते हैं। और वो जो कमज़ोर है, जो दौड़ नहीं पाता है, वो आखिरकार किसी न किसी दिन पकड़ा जाता है और उसे खा जाते हैं। भेड़िया खा जाता है या शेर खा जाता है उसको। तो इस तरह से जिसके अंदर बेनिफिशियल यानी फ़ायदेमंद खूबी थी, यानी तेज़ दौड़ना, वो फ़ायदे में रहता है, और जिसके अंदर नुकसानदेह खूबी थी, नुकसानदेह कैरेक्टरिस्टिक था उसका, यानी कि बहुत आहिस्ता दौड़ना, वो नहीं दौड़ पाता है, ये नुकसानदेह है, तो क्या होता है, किसी न किसी दिन शिकार बन जाता है, मर जाता है। ओके, तो इस तरह से जानदार के अंदर जो भी अच्छी और बुरी खूबियाँ होती है, अच्छी खूबियाँ उसे मज़ीद बेहतर बनाती हैं, उसे बचने का मौका फ़राहम करती हैं, और जो बुरी जो खूबियाँ हैं वो उसे मार डालती हैं, ख़त्म कर देती हैं। अब यहाँ पर एक बहुत इम्पोर्टेंट टर्म आता है, एक ऐसा टर्म जो डार्विन के नाम से मशहूर है। डार्विन उस टर्म की वजह से मशहूर है, वह है नेचुरल सिलेक्शन। नेचुरल सिलेक्शन यानी कुदरती इंतखाब। ये क्या है? डार्विन ने कहा कि जानदार के अंदर ये जो अच्छी खूबियाँ होती हैं, इनकी वजह से वो मज़ीद बेहतर हो जाता है, बच जाता है, ज़िंदा रहता है। यानी डार्विन के अल्फाज में कुदरत उसे चुन लेती है कि हाँ, तुम ज़िंदा रहोगे। कुदरत उसे सिलेक्ट कर लेती है, नेचर उसे सिलेक्ट कर लेता है, ठीक है, और वो दुनिया में ज़िंदा रहता है। और जिसे कुदरत सिलेक्ट नहीं करती है, कुदरत नहीं चुनती है, यानी जिसके अंदर नेगेटिव खूबियाँ होती है, वो क्या होता है, हार्मफुल जिसके अंदर होती है, वो मर जाता है, ख़त्म हो जाता है, मिट जाता है। तो डार्विन ने इसी को कहा था नेचुरल सिलेक्शन। आगे चल के इसी चीज़ को एक और साइंसदान था जिनका नाम था हर्बर्ट स्पेंसर। देखो, हर्बर्ट स्पेंसर। तो हर्बर्ट स्पेंसर ने, एक बहुत मशहूर साइंसदान थे, इन्होंने एक टर्म दिया, इन्होंने नाम दिया सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट। इसे टर्म दिया सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट। फिटेस्ट का मतलब होता है सबसे फिट, सबसे बेहतर। सर्वाइवल का मतलब होता है बचना, जिंदा रह जाना। एक ही बात है, दोनों एक ही बात है, दोनों के अल्फाज अलग हैं। तो हर्बर्ट स्पेंसर ने उसी को नाम दिया था सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट। जो फिट होगा, जो सबसे बेहतर होगा, वो जिंदा रहेगा, वरना वो मर जाएगा। और ये डार्विन के थ्योरी की आखिरी उसका जो पॉइंट है वो है हेरिडिटी एंड ओरिजिन ऑफ न्यू स्पीसीज। डार्विन ने कहा कि जानदार में जो अच्छी खूबियाँ होती हैं, जो फ़ायदेमंद खूबियाँ होती हैं, उसके वजह से जानदार जिंदा रह जाता है, और फिर ये खूबियाँ उसकी औलाद में मुंतकिल हो जाती हैं। ठीक है, हेरिडिटी, ठीक है, उसकी खूबियाँ औलाद में मुंतकिल हो जाती हैं। और यही थोड़ी थोड़ी तब्दीलियाँ जो होती हैं जानदार में, और अगली वो खूबी उसकी अगली नस्ल में चली गई, फिर वो खूबी दूसरी नस्ल में और थोड़ी वो बेहतर हुआ, और ये खूबी उसकी अगली नस्ल में चली गई। और इस तरह करते 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 एक लंबे अरसे के बाद, बहुत लंबे अरसे के बाद, आहिस्ता आहिस्ता क्या होता है, वो जो जानदार अपने ओरिजिन, अपने पुरखों से बिल्कुल अलग हो जाता है, बिल्कुल डिफरेंट हो जाता है, और वो एक नई स्पीसीज बन जाता है। उसके दादे परदादे जिस नस्ल के थे उससे वो बिल्कुल अलग हो जाता है, जिस स्पीसीज के थे उससे वो अलग हो जाता है।
यहाँ पर डार्विन ने एक मिसाल दी थी। ये वो जो सफ़र में निकला था और गैलापागोस आइलैंड में उसने बहुत सारे वो इन जानवरों को, इन परिंदों को उसने देखा था। तो उस पर उसने अपनी ये थ्योरी बनाई थी कि उसने कहा कि ये जो पहले इनकी चोंच ऐसी थी, लेकिन ये अलग अलग माहौल में चले गए और अलग अलग तरह से इनका खुराक अलग अलग हो गई। जैसे ये कुछ परिंदे ऐसी जगह चले गए जहाँ इनको इंसेक्ट खाना पड़ता था, कीड़े मकोड़ों को पकड़ के खाना पड़ता था। कुछ ऐसी जगह चले गए जहाँ इनको वो लकड़ी में सुराख करके खाना पड़ता था, ठीक है, दरख्त का लकड़ी को छेद करके उसमें से कीड़ा निकाल खाना पड़ता था। और कुछ ऐसी जगह चले गए जहाँ उनको फल और जो अनाज वगैरह, फल वगैरह, ये सब मिलना शुरू हो गया। तो वहाँ उनकी जो चोंच बदल गई, उनकी चोंच की, उनका चोंच का जो डिज़ाइन था वो अलग हो गया। देख सकते हो यहाँ पर। तो ये एक स्पीसीज से 3 नई स्पीसीज बन गई, ठीक है। तो यही है हेरिडिटी एंड ओरिजिन ऑफ न्यू स्पीसीज। यहाँ फिर वो एग्जाम्पल ऑफ जिराफ आ गया। यही एग्जाम्पल कभी लेमार्क ने भी जिराफ की मिसाल दी थी, डार्विन ने भी जिराफ की मिसाल दी। और यहाँ देखो, हम लोग देख सकते हैं डार्विन की मिसाल। उसने कहा, देखो लेमार्क ने क्या कहा था कि जिराफ गर्दन खींचते थे ऊपर खाने के लिए, पत्ते खाने के लिए, और उनकी गर्दन लंबी होती चली गई। लेकिन डार्विन ने वो नहीं कहा। डार्विन की थ्योरी बिल्कुल अलग है, इसको समझ लो, लेमार्क से बिल्कुल अलग है। वो क्या है कि उसने बताया कि एक माँ बाप की सारी औलादें एक तरह की नहीं होती हैं। कुछ जिराफ की गर्दनें पैदाइशी तौर पर थोड़ी लंबी थी, थोड़ी सी लंबी, और कुछ की थोड़ी सी छोटी थी। अब यहाँ पर ये जो जिसकी गर्दन थोड़ी सी लंबी थी, उसे प्लस पॉइंट था उसके लिए क्या, कि वो आराम से खा सकता था पत्ते थोड़े से ऊपर से। जबकि नीचे वालों को ये तो सारे पत्ते खा जाता था, ऊपर वाला जिसकी गर्दन लंबी थी। तो नतीजे में नीचे जो जिनकी गर्दन छोटी थी उनको खुराक नहीं मिलती थी और वो सरवाइव नहीं कर पाते थे, और वो छोटी गर्दन वाले मर जाते थे। और नेचुरल सिलेक्शन किसका होता था, कुदरत किसको चुनती थी, सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट किसका होता था, इसका, जिसकी गर्दन लंबी थी। अब क्या होता था अगली नस्ल में, हेरिडिटी, ठीक है। अगली नस्ल में क्या होता था, ये जो इसकी जो औलाद होती थी, जाहिर है वो थोड़ी सी पहले से ही गर्दन लंबी वाली पैदा होती थी। अब मान लो इसके 10 औलाद पैदा हुई, 10 में 1-2 ऐसी होगी जो और थोड़ी सी लंबी गर्दन वाली होगी, और बाकी की गर्दन इसकी तरह होगी, छोटी होगी। तो अब वहाँ भी वही होता था, जिसकी गर्दन लंबी थी वो सर्वाइव करता था, बाकी सब मर जाते थे। इस तरह हर नस्ल में वेरिएशंस के बाद सिलेक्शन किसका हो जाता था, जिसका बेहतर, ठीक है, जिसकी गर्दन ज़्यादा लंबी होती थी। और इसी तरह करते 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 आखिर में क्या हुआ, जिराफ जो है लंबी गर्दनों वाले हो गए। ये है डार्विन की थ्योरी, डार्विनिज्म, ठीक है। अब जिस तरह लेमार्क पर हम लोगों ने क्रिटिसिज्म, यानी कि उसकी थ्योरी को हमने देखा था, उसमें खामियां निकाली गई थी, उस पर तनकीद की गई थी, उसी तरह डार्विन की थ्योरी पर भी इस तरह से कुछ क्रिटिसिज्म लोगों ने की कि नहीं भाई, तुम्हारी थ्योरी सही नहीं है, ठीक है। क्या क्या पॉइंट्स हैं, देखो। पहला है, डार्विन ये नहीं कह सका कि कौन सा वेरिएशन हेरिडिटरी है, क्योंकि हर खूबी दूसरी नस्ल में नहीं जा सकती है, ठीक है। जो सोमेटिक सेल्स में होगी, बॉडी सेल्स में होगी, वो अगली नस्ल में नहीं जाएगी। जो हमने देखा था कि एक आदमी अपना मसल्स बना रहा है तो जाहिर है उसकी औलाद मसल वाली पैदा नहीं होगी। वो खूबी बॉडी की है, जीन की नहीं है। जो मैंने पैदाइशी जो खूबी जो जीन से मुंतकिल होगी, वो वाली खूबी नहीं है, जर्म सेल की नहीं है।
ठीक है। अच्छा, डार्विन ये भी एक्सप्लेन नहीं कर सका कि वेरिएशन होता क्यों है, वाई वेरिएशन, क्यों। और डार्विन ने छोटे छोटे वेरिएशंस पर ज़्यादा ध्यान दिया था, लेकिन ये नहीं बताया कि बड़ी बड़ी तब्दीलियाँ क्यों हो गई। ठीक है, बड़ी तब्दीलियाँ जो एक जानवर जो है 4 पैर से चलने वाला जानवर अचानक 2 पैर का कैसे हो गया, तो ये वो नहीं बता सका। ठीक है, तो ये डार्विन पर तनकीद है। दो, और ये चौथी जो है तो और ज़बरदस्त है। मिसाल दी गई इस जानवर की, ये है आयरिश एल्क। ठीक है, ये आयरिश एल्क एक हरन है, एक ये बारहसिंगा है, एक तरह का बारहसिंगा है, और इसकी देखो सींग बड़ी खतरनाक बड़ी सी है। तो ये तो बड़ा रॉयल लगता है, देखने में बड़ा खूबसूरत लगता है, बहुत बहुत शान वाला लगता है, लेकिन ये इसके लिए मुसीबत है। जब शेर इसका पीछा करता है, कोई भी जानदार इसको खाने के लिए इसका पीछा करता है, और ये जब भागता है इसके इतने लंबे लंबे जो निकले हुए वो 12 सिंग हैं, वो क्या होते हैं, आसपास की झाड़ियों में फंस जाते हैं, और उसकी वजह से क्या होता है, फंस के उसी में उलझ जाता है, तब तक शेर आया खा लेता है इसको। तो ये जो खूबी है, ये खूबी इसके लिए क्या है, नुकसानदेह है। तो डार्विन ने कहा था कि जो नुकसानदेह खूबियाँ होती हैं वो क्या होती हैं, आहिस्ता आहिस्ता वक्त के साथ ख़त्म हो जाती हैं। तो आज सदियाँ बीत गई, आयरिश एल्क की ये सींग तो ख़त्म नहीं हुए। इस तरह डार्विन की थ्योरी यहाँ काम नहीं करती है। ठीक है, तो यही है, हम लोग आ गए चैप्टर के मैंने टॉपिक के एंड में। और तुम लोग जो है वो जो हमेशा बोला जाता तुम लोग को कि इस वीडियो को लाइक करो, कुछ कमेंट लिखो, ठीक है, अपने दोस्तों को शेयर करो, और अगर कोई बात नहीं समझ में आई हो तो वीडियो को दोबारा देखो। ठीक है, तो मिलते हैं हम लोग अगली क्लास में नेक्स्ट, तब तक अपना ख्याल रखो।